हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्कोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एसएससी, एनटीपीसी, सीडीएस या फिर यूपीएससी के सी सेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है सूर्यकांत और आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, हमारे यहाँ पर सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता रही हुई है और जिसके पतन के बाद हमारे यहाँ पर वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। दोस्तों, वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड की अगर बात करें तो यह 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में रही हुई है। दोस्तों, इसके मैप में अगर इसको रीड करें तो यह पूर्व में बिहार तक और पश्चिम में पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैदिक काल को ऋग्वेदिक या पूर्व वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल में बांटा गया है। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में ऋग्वेदिक काल के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं, ऋग्वेदिक काल का टाइम पीरियड 1700 से लगाकर 1100 ईसा पूर्व के बीच रहा हुआ है। और अगर हम इसके मैप में इसको रीड करें तो यह मैप में पूर्व में गंगा तक फैला हुआ था, इसका मैदान गंगा के पश्चिम भाग तक, और पश्चिम में यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक फैली हुई थी। इस काल की तिथि निर्धारण जितनी विवादास्पद रही है, उतनी ही इस काल के लोगों के बारे में सटीक जानकारी विवादास्पद रही है। इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि इस समय तक केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य का मूल निवास मध्य एशिया था। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक काल कहलाई और आर्य द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता कहलाई। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। तो दोस्तों, ऐसा हम देख सकते हैं, मैक्स मूलर ने बताया है कि ऋग्वेदिक काल में जो आर्य आए थे वे मध्य एशिया से होकर आए थे और जिन्होंने भारत में प्रवेश किया। और मैप के थ्रू भी हम देख सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं, आर्य मध्य एशिया से होकर आए थे, हिंदू कुश से होते हुए भारत में प्रवेश किया था। कुछ आर्य पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, भारत में भी इन्होंने एंट्री बिहार तक कर ली थी। तो दोस्तों, ऐसे हमने आर्यों का आगमन देखा। और नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, ऋग्वेद में प्रारंभ में राजा का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता था। बाद में उसका पद धीरे धीरे पैतृक होता चला गया, परंतु राजा निरकुंश नहीं होता था। वह जनता की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेता था। इस सुरक्षा व्यवस्था के बदले में लोग राजा को स्वैच्छिक कर देते थे, जिसे बलि कहा जाता था। ऋग्वेदिक आर्यों की दो महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं थीं, जिन्हें सभा और समिति कहा जाता था। दोस्तों, सभा के बारे में जानते हैं। इसे उच्च सदन भी कहा जा सकता है। यह समाज से आए हुए बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्तियों की संस्था थी, जिससे पता लगता है कि ये बुजुर्ग और अनुभवी लोग थे। समिति के बारे में जानते हैं। समिति आम जनमानस की संस्था थी। उसके सदस्य समस्त नागरिक होते थे। इसमें सामान्य विषयों पर चर्चा होती थी और उसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। प्रारंभ में समिति में स्त्रियां भी आती थी और उसमें आकर ऋक नामक गान किया करती थी। आर्य की सबसे प्राचीन संस्था जनसभा थी। उसे विदत कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का एक समूह भारत के अतिरिक्त ईरान यानी कि फारस और यूरोप की तरफ भी गया था। ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता की सूक्तियाँ ऋग्वेद से मिलती जुलती हैं। दोस्तों, ऋग्वेदिक काल का प्रशासन के बारे में जानेंगे। प्रशासन कैसा होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी। एक कुल में एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले लोग शामिल थे। परिवार के मुखिया को कुलूप कहा जाता था। एक ग्राम कई कुलों से मिलकर बना होता था। ग्रामों का संगठन विस कहलाता था और विसों का संगठन जन कहलाता था। कई जन मिलकर राष्ट्र बनाते थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, विस का प्रधान विस्पति, जन का शासक राजन यानी कि राजा तथा राष्ट्र के प्रधान को सम्राट कहा जाता था। दोस्तों,
अब धर्म देखते हैं। धर्म, ऋग्वेद में धर्म कैसा होता था। ऋग्वेदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों की ही पूजा की जाती थी। किसकी पूजा की जाती थी दोस्तों? प्राकृतिक शक्तियों की। कर्म कांडों की प्रमुखता नहीं थी। इस समय में मूर्ति पूजन नहीं होती थी, मूर्ति पूजन भी नहीं होता था और ना ही मंत्रोच्चार किया जाता था। कर्म कांड जैसे पूजा पाठ, व्रत, यज्ञ आदि इस काल में नहीं होते थे। तो दोस्तों इस प्रकार हमने ऋग्वेदिक काल के बारे में जाना। अब आइए ऋग्वेदिक काल पर कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो किस में दी गई दोस्तों? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। दोस्तों वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध और उसके उत्पाद थे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? दोस्तों वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। जौ भी उगाते थे, गेहूं भी उगाते थे और चावल भी उगाते थे, तंबाकू नहीं उगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था? दोस्तों वैदिक लोगों द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। कौन सा अन्न सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से एक था? दोस्तों कौन सा अन्न था? जो, और जिसको यव भी बोला जाता था। वेद शब्द का अर्थ है। दोस्तों वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। दोस्तों आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। दोस्तों ऋग्वेद के 90 मंडल में, कौन से मंडल में? 90 मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता विरसज हैं, विरसज जिसको वेद बोलते हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ। तो इस बात से पता चलता है दोस्तों कि एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय में काम करते हैं। तो इसीलिए वहाँ की वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर थी, आधारित थी। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? दोस्तों प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। दोस्तों ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। सूर्य देव को समर्पित है गायत्री मंत्र। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? दोस्तों कौन सी है? लोहार गिरी। दोस्तों मृत भांड भी बनाते थे, यानी कि बर्तन भी बनाते थे, आभूषणों का निर्माण भी करते थे और बढ़ईगिरी भी करते थे। बस क्या नहीं करते थे? लोहारगिरी नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य को एक जाति कहने वाला कौन था? दोस्तों आर्य को एक जाति कहने वाला मैक्स मूलर था, जिनके अनुसार कहा गया है कि आर्य मध्य एशिया से होकर भारत आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था दोस्तों? बलि कहा जाता था। यह स्वैच्छिक कर था जिसको वहाँ की जनता राजा को देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? दोस्तों ऋग्वेद में मंत्र का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद काल में सबसे प्रतापी देवता थे। ऋग्वेद काल में सबसे प्रतापी देवता इंद्र थे। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? दोस्तों ऋग्वेद काल में अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए हुआ है। दोस्तों अघन्य शब्द का मतलब होता है जिसको नहीं मारा जा सकता। तो किसके लिए हुआ है? गाय के लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेदिक काल के महान पुरोहित थे। दोस्तों ऋग्वेदिक काल के महान पुरोहित विश्वामित्र और वशिष्ठ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शूद्र शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ? दोस्तों शूद्र शब्द का पहली बार प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद काल के लोग इंद्र का निम्नलिखित प्रयोजन से आह्वान करते थे। किससे करते थे दोस्तों? भौतिक सुख और विजय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है। गो का अपहरण जो करते थे उनको दोस्तों पणियो बोलते थे। पणियों का नाम आता है। किसका नाम आता है? पणियों का। दोस्तों ऋग्वेदिक काल में पणियों को चोरों की संज्ञा दी गई है जो गाय को चुराते थे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। दोस्तों आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे संस्कृत बोलते थे, बिल्कुल सही है। वे घुड़सवारी करते थे, बिल्कुल सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, बिल्कुल सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है दोस्तों।
वे नगरों में निवास नहीं करते थे, वे गांवों में निवास करते थे, क्योंकि ऋग्वेदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? दोस्तों ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। दोस्तों माना जाता है ऋग्वेदिक काल में जिसके पास जितनी ज़्यादा गायें होती थी वह उतना ही धनी माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता कौन है? दोस्तों प्रथम विधि निर्माता मनु को बोला गया है। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? दोस्तों ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप गोधन है। जैसे कि मैंने अभी बताया, ऋग्वेद में जिसके पास जितनी ज़्यादा गायें होगी वह उतना ही धनी माना जाएगा, इसलिए ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप गोधन है। क्या है दोस्तों? गोधन। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? दोस्तों वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से प्रकृति की उपासना थी। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद दोस्तों।